हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शर्मिला रुद्रा। आज हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्यों हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी यूजीसी के जो नेट का फर्स्ट पेपर होता है उसका एक सिलेबस का एक पार्ट है। और आप लोग जो रिसर्च करने जा रहे हैं या रिसर्च करने के लिए सोच रहे या रिसर्च में अभी एनरोल्ड हुए हैं, उन लोग के लिए एक आउटलाइन फ्रेमिंग देगा कि कैसे रिसर्च किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि रिसर्च क्या है, व्हाट इज़ रिसर्च। तो रिसर्च मतलब ये नहीं कि आप कोई भी एक टॉपिक ले लिए और उससे रिलेटेड जो डेटा है वो कहीं पे भी बुक से वेबसाइट से कलेक्ट कर लिए और उसको एक्यूमुलेट करके एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में पब्लिश कर दिए। ये रिसर्च नहीं है। रिसर्च क्या है? जैसे आपके फील्ड ऑफ स्टडी मतलब इंटरेस्ट है, उसके रिलेटेड एक टॉपिक आप लिए। जैसे मैं मान लीजिए कि मैं पॉपुलेशन के ऊपर एक टॉपिक ली हूँ, तो पॉपुलेशन के ऊपर जब टॉपिक ली उसके बारे में जब मैं पढ़ना शुरू की, लिटरेचर रिव्यू करना शुरू की, तो मुझे पता चला कि पॉपुलेशन का बहुत सारा एस्पेक्ट है। जैसे पॉपुलेशन का ग्रोथ, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, लिटरेसी रेट, ऐसे डेमोग्राफिक बहुत सारे वेरिएबल मिलते हैं। तो ये सारे वेरिएबल को एक रिसर्च के अंदर एक्यूमुलेट करना बहुत इम्पॉसिबल है। तो मुझे लिटरेचर रिव्यू के बाद कोई क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में अराइज होगा उसके बेसिस पे स्पेसिफिक टॉपिक मुझे लेना होगा। तो ये स्पेसिफिक टॉपिक जैसे मुझे लगा कि जो लिटरेसी है वो वेरी करता है। मतलब कोई भी स्टेट में कोई भी एरिया में लिटरेसी का जो वेरिएशन है मुझे लगा कि इसके पीछे कौन से फैक्टर मेनली इफेक्ट करते हैं जिसके लिए लिटरेसी वेरी करते हैं, लिटरेसी रेट वेरी करते हैं। तो मैं लिटरेसी को ऐसे मेरा स्पेसिफिक टॉपिक रूप में ली हूँ। तो फाइनली रिसर्च में क्या समझ में आया? रिसर्च इज ए साइंटिफिक, सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसीड्यूर टू गेट आंसर इन एनी क्वेश्चन। मतलब जब रिसर्च करेंगे वो ऑब्वियसली वो साइंटिफिक होना चाहिए, वो सिस्टमेटिक भी होना चाहिए। सिस्टमेटिक मतलब मान लीजिए कि पहले आप डेटा कलेक्शन कर लिए, उसके बाद क्या आप आके उसका लिटरेचर रिव्यू करना शुरू किए, तो पता चला कि जिस टॉपिक के आप ऊपर आप रिसर्च करने के लिए सोच रहे हैं ऑलरेडी उस टॉपिक में ऑलरेडी कोई रिसर्च कर चुका है। तो इसीलिए एक सिस्टमेटिक मैनर पे रिसर्च होना जरूरी है। और ऑब्वियसली ये लॉजिकल होना चाहिए, क्योंकि आपका लॉजिक, आपका ऑब्जेक्ट फिक्स होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए कि आपका रिसर्च के पीछे जो रिसर्च टॉपिक आप लिए उसके पीछे क्लियरली कौन सा ऑब्जेक्टिव है। तो ये हो गया रिसर्च, व्हाट इज रिसर्च। अब रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिसर्च हम लोग को बहुत सारी न्यू थ्योरी देता है, न्यू इंसाइट हम लोग को देता है, न्यू आइडिया देता है। जो आइडिया हम लोग, जिस आइडिया को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मुझे रिसर्च करना है आईक्यू लेवल पे, कि बच्चों का आईक्यू लेवल ज़्यादा है कि बड़ों का आईक्यू लेवल ज़्यादा है। तो मैं क्या कर ली, एक ग्रुप ऑफ बच्चों को ले ली और एक ग्रुप ऑफ एडल्ट्स को ले ली। अब दोनों के बीच में रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि आईक्यू लेवल जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उसका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है। तो ये जो आइडिया हो गया, ये जनरलाइज आइडिया हो गया। अब रिसर्च का बहुत प्रकार के रिसर्च होते हैं, बहुत सारे टाइप का रिसर्च होता है। तो फर्स्ट टाइप रिसर्च का टाइप है बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च क्या है? बेसिक रिसर्च को हम लोग प्योर रिसर्च भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी बोल सकते हैं। एक्चुअली बेसिक रिसर्च जो है, जो साइंटिफिक क्वेश्चन या साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब साइंटिफिक क्वेरी होता है। जो रिसर्चर होता है उसके जो नॉलेज है उस नॉलेज को एक्सपेंड किया जाता है इस रिसर्च में। जैसे हम लोग में यूनिवर्स को लेके क्यूरियोसिटी हमेशा रहता है कि यूनिवर्स कैसा होना चाहिए, यूनिवर्स में और क्या क्या है। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक रिसर्च। उसके बाद क्या है? अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या है ना, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इस मॉडर्न वर्ल्ड में क्या होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो करेंट जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना एंड उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना क्या है? अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। उसको सोशल रिसर्च भी बोला जाता है। जैसे अर्बनाइजेशन, अर्बन एरिया में स्लम एक प्रॉब्लम है, तो मुझे स्लम का जो पॉकेट होता है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, क्यों वहाँ पे स्लम है, स्लम से क्या प्रॉब्लम अराइज हो रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है। ये अप्लाइड रिसर्च में आता है। इसके बाद जो रिसर्च है एकेडमिक
प्रोफेशनल रिसर्च। एकेडमिक एंड प्रोफेशनल रिसर्च क्या होता है? जैसे हम लोग मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया है, तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा? इंस्टीट्यूट में रिसर्च में ज्वाइन करने से हम लोग को डिग्री मिलेगा, प्लस हम लोग को नॉलेज गेनिंग मिलेगा। ये हो गया एकेडमिक रिसर्च। और प्रोफेशनल रिसर्च क्या होता है? मान लीजिए कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, तो उस कोई जगह पे डैम बन रहा है, तो वो डैम बनने के पहले उस कोई प्रोजेक्ट के तौर पे कोई कंपनी को वो दिया जाता है प्रोजेक्ट के तौर पे कि आप लोग देखिए कि वो जगह डैम बनने लायक है कि नहीं। तो इसीलिए इस काम के लिए उन लोगों को पेड भी किया जाता है। तो ये प्रोफेशनल काम के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको प्रोफेशनल रिसर्च भी कहते हैं। उसके बाद रिसर्च है क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? ये मेनली साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। मतलब एक ये नॉन न्यूमेरिकल डेटा से ये रिसर्च होती है। जैसे साइकोलॉजी पे हमेशा ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। इस रिसर्च में आप इंटरव्यू ले सकते हैं, कोई चीज़ का पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हैं, किसी का बायोग्राफी के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव मेथड में ये सारी चीज़ आएंगे। क्वांटिटेटिव मेथड क्या है? ये न्यूमेरिक मेथड को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये जो सेट ऑफ वेरिएबल्स है, कोई प्रॉब्लम का जो सेट ऑफ वेरिएबल्स है उसके बीच में कोरिलेशन ढूंढने की कोशिश करेगा कि रिलेशन है कि नहीं, ये लॉजिकल रिलेशन है कि नहीं, ये ढूंढने की कोशिश करेगा। इस रिलेशन से क्या पता चलेगा कि हम लोग को उसके लिए डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा कलेक्शन के बाद हम लोग को क्या होगा? डेटा कलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम लोग को उसको साइंटिफिक टेक्निक में या स्टैटिस्टिकल टेक्निक में उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। मतलब एक न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा के ऊपर जो रिसर्च होता है उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। और कुछ टाइप का रिसर्च होता है जैसे एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? जो रिसर्च एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट किया है। जैसे मान लेते हैं कि वाटर क्वालिटी के ऊपर मैं रिसर्च करूँगी, तो मुझे जिस जगह पे वाटर क्वालिटी के ऊपर रिसर्च करना है उस जगह से वाटर सैंपल मैं कलेक्ट करके लाऊंगी और एक एनवायरनमेंट के अंदर मैं उसको टेस्टिंग करके उसके ऊपर रिसर्च करूँगी। तो मुझे एक लैबोरेटरी ज़रूरत है, कंट्रोल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। बट ऑब्जर्वेशन रिसर्च के लिए कोई कंट्रोल एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर स्टूडेंट के ऊपर ऑब्जर्वेशन करना है कि स्टूडेंट एग्जाम में स्टूडेंट का टेस्ट लेवल का अगर मान लीजिए ऑब्जर्वेशन करना है, तो मुझे उसको लैबोरेटरी में लाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसको ऑब्जर्व करके बता पाऊँगी कि उसका क्या रिलेशन है। इसके बाद और एक रिसर्च की टाइप है जो मेनली यूजीसी के फर्स्ट पेपर पे दिया जाता है। उसको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोलते हैं। मतलब इस टाइप का रिसर्च जो पहले से मतलब उसके अंदर पहले से वो फैक्ट मौजूद है। जैसे मुझे मान लीजिए कैंसर के ऊपर रिसर्च करना है, तो मैं कैंसर हुआ है ऐसे पर्सन के ऊपर रिसर्च करूँगी, ना कि मैं वेट करूँगी कि किस पर्सन को कैंसर होगा तब मैं उसके ऊपर रिसर्च करूँगी। नहीं, जो पर्सन को पहले ही ऑलरेडी कैंसर हो चुका है उसके ऊपर मैं रिसर्च करूँगी। तो ये हो गया वेरियस टाइप ऑफ रिसर्च। अब हम लोग पढ़ते हैं कि वेरिएबल। अभी हम लोग पढ़े थे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लोग वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो अब ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मीन्स विच इज नॉट कांस्टेंट, मतलब चेंजेबल। मतलब मैथमेटिकल टर्म में बोलेंगे तो उसको बोल एक सिंबल व्हिच रिप्रेजेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल। तो ये सारे वेरिएबल को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है इसको हम पढ़ा रहे हैं बाय ऑनलाइन के थ्रू, एंड इससे स्टूडेंट का क्या स्कोर होता है और ज्योग्राफी से स्टूडेंट कैसे स्कोर कर रहे हैं इसके बीच में मैं रिसर्च करना चाह रही हूँ। तो क्या हो गया? ज्योग्राफी जो मेन सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और जो स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं, स्टूडेंट स्कोर, ये हो गया डिपेंडेंट। मतलब ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ के उस सब्जेक्ट में स्टूडेंट कैसे स्कोर कर रहा है ये हो गया डिपेंडेंट। मतलब ज्योग्राफी के पढ़ने के ऊपर स्टूडेंट का स्कोर डिपेंड कर रहा है। अब
हम लोग एक टेक्निक के थ्रू इसको पढ़ा रहे हैं, तो वो टेक्निक क्या है? ऑनलाइन टेक्निक। तो ये ऑनलाइन टेक्निक क्या हो गया? इंटरवेनिंग वेरिएबल। ये टेक्निक हो गया इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब इस टेक्निक को मतलब अब मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या है? जो इंटरवेनिंग वेरिएबल के इफेक्ट को मॉडरेट कर सकता है। तो क्या मॉडरेट कर सकता है? जो टीचर आप लोग को पढ़ा रहे, वो टीचिंग इफेक्टिवनेस, ये टीचिंग इफेक्टिवनेस उसके स्टूडेंट के स्कोर को इफेक्ट कर सकते हैं। पर ये जैसे अगर कोई टीचर ऑनलाइन में पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, तो स्टूडेंट का स्कोर क्या होगा? ऐसे ही हाई होगा। अगर स्टूडेंट को टीचिंग टेक्निक खराब होने की वजह से ऑनलाइन का पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या होगा? जो स्टूडेंट का जो स्कोर आएगा वो खराब आएगा। तो ये हो गया मॉडरेटिंग वेरिएबल। अब रह गया कंट्रोल वेरिएबल। कुछ को कोई भी रिसर्च में सारे वेरिएबल्स को एग्जामिन करना मुश्किल होता है, तो कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कांस्टेंट रहते हैं, जैसे कंट्रोल वेरिएबल। जैसे कंट्रोल वेरिएबल क्या है? मान लेते हैं कि मैं 3 महीने का टाइम स्पेन ली हूँ, मतलब 3 मंथ में ऑनलाइन क्लास दूंगी ज्योग्राफी का, और उसके बाद मैं स्टूडेंट का स्कोर देखूंगी कि उसका स्कोर अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है। तो मेरा टीचिंग टेक्निक अगर अच्छा होगा, 3 महीने के टाइम फ्रेम में हो सकता है कि स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर करे। पर अगर मेरा टीचिंग टेक्निक बहुत खराब होगा, इफेक्टिव नहीं होगा पढ़ाने का उतना, तो क्या होगा? जो स्टूडेंट का स्कोर होगा वो खराब होगा। अब रह गया एक्सट्रानियस वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या है? ये ऐसे वेरिएबल्स है जो हिडन रहते हैं। सब कुछ ठीक है, स्टूडेंट का स्कोर, अब मान लेते हैं कि स्टूडेंट, 2 तरह के स्टूडेंट है जिसको हम लोग मतलब जो ऑनलाइन कोर्सेज में ज्वाइन किए, 2 तरीके का स्टूडेंट, यूजी स्टूडेंट भी ज्वाइन किए, पीजी स्टूडेंट भी ज्वाइन किए। तो ये जो यूजी और पीजी बोथ स्टूडेंट है, ये हो गया एक्सट्रानियस वेरिएबल। मतलब अगर मैं यूजी लेवल को पढ़ाऊंगी तो हो सकता है कि उन लोग का कैचिंग पावर थोड़ा सा कम होगा, बट पीजी स्टूडेंट अगर वो कोर्स पढ़ेंगे तो हो सकता है कि उन लोग का कैचिंग पावर, वो पहले से वो चीज़ पढ़ के आए तो जल्दी से वो कैच कर लेंगे, तो उन लोग का स्कोर क्या होगा? अच्छा होगा। तो ये हो गया जो 6 प्रकार के जो वेरिएबल्स होता है, उसके बहुत सारे वेरिएबल्स के टाइप मैं ऐसे एग्जाम्पल थ्रू समझाए। अब क्या है? हाइपोथेसिस। अब रिसर्च में हम लोग को वेरिएबल्स मिल गया, अब करना क्या है हम लोग को? हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या है? एक टेंटेटिव आंसर इन एनी क्वेश्चन। मतलब मान लेते कि कोई भी एक टॉपिक के ऊपर मैं बहुत सारा रिसर्च करने के बाद, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद, मुझे जैसे मैं रिव्यू कर रही हूँ कि जैसे आईक्यू लेवल के साथ अगर हम लोग लर्निंग छोड़ देंगे, न्यू लर्न करना छोड़ देंगे, तो हम लोग के आईक्यू लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये मेरा सोच है, मैं हाइपोथेसिस से मान रही हूँ। पर मे बी अगर बाद में जब मेरा रिसर्च कंप्लीट होगा तो पता चलेगा कि नहीं, ये लर्निंग न्यू लर्नर से आईक्यू लेवल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो मेरा जो हाइपोथेसिस होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हाइपोथेसिस मेनली 2 प्रकार के होते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं? इसके ऑपोजिट बोलते हैं कि हाँ, कुछ रिलेशन है 2 वेरिएबल्स के बीच में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डेटा कलेक्शन के जो बहुत सारे टूल्स है, जैसे हम लोग अब हाइपोथेसिस डेवलप हो गया, अब हम लोग को डेटा कलेक्शन में जाना है। तो डेटा कलेक्शन करने, कोई भी चीज़ करने से पहले कुछ मेथड के थ्रू हम लोग को जाना पड़ता है। तो डेटा कलेक्शन का बहुत सारे मेथड होता है। जैसे होता है, पहला है इंटरव्यू। जैसे हम लोग टीवी में बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू लेते हुए देखे हैं, या किसी का अगर बायोग्राफी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो उस पर्टिकुलर पर्सन का हम लोग को इंटरव्यू लेना बहुत ज़रूरी होगा। ये हो गया इंटरव्यू मेथड। उसके बाद एक क्वेश्चनियर मेथड। मान लेते हैं कि मुझे जानना है कि मैं एक क्वेश्चनियर डेवलप की हूँ कि कौन से प्रकार के फूड बच्चों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
तो मैं एक क्वेश्चनियर बनाई और उसको बाय वेब के थ्रू मैं या मोबाइल के थ्रू, ईमेल के थ्रू सबके पास सेंड करती। तो फाइनली जब मेरा आउटकम्स निकल के आया, ये पता चला कि आजकल के मॉडर्न इस टाइम में बच्चों को फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है। तो ये क्वेश्चनियर के थ्रू, क्वेश्चनियर भी एक मेथड होता है डेटा कलेक्शन का। उसके बाद है सर्वे कुछ नहीं, सर्वे मतलब ऑब्जर्वेशन होता है, कोई ब्रॉड एरिया में जाके उस जगह के बारे में कुछ डेटा कलेक्ट करना, ऑब्जर्वेशन करना, उसको बोलते हैं सर्वे। अब हम लोग आते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है? अगर मान लेते हैं कि कोई जगह पे मैं सर्वे करना, कोई जगह पे मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। जैसे मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट के ऊपर रिसर्च करना है कि स्टूडेंट का एग्ज़ाम में स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल कैसे होता है। तो जितना स्टूडेंट है, ये वो मेरा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन क्या है? होल जो एक कलेक्टिव एलिमेंट होता है जिसके ऊपर मेरा रिसर्च डिपेंड करता है। मतलब ये होल मेरा स्टूडेंट मेरे लिए होल पॉपुलेशन, जितना सारा स्टूडेंट है पूरा मेरे लिए पॉपुलेशन है। अब इंडिया में इतना सारे स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो मैं क्या करूँगी, कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट को ले लेंगे इसी पॉपुलेशन के अंदर से और उसके ऊपर मैं रिसर्च करूँगी और उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा, यही रिजल्ट क्या होगा, अप्लाई होगा पूरा पॉपुलेशन के ऊपर। तो इसको बोलते हैं सैंपल। और ये हो गया पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर से हम लोग को सैंपल निकल के आता है। ठीक है। अब सैम्पलिंग मेनली दो प्रकार के होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? जो सैम्पलिंग जिसमें जो एलिमेंट होते हैं या जो वेरिएबल्स जो होते हैं उसके सबका चांस रहता है, इक्वल चांस रहता है सिलेक्ट होने का। मतलब ये मैं पूरे स्टूडेंट के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, तो इसमें इस जगह के स्टूडेंट को भी चांसेस है सिलेक्ट होने का, इस जगह के भी स्टूडेंट को चांसेस सिलेक्ट होने का। कोई भी जगह पे, पूरा पॉपुलेशन में कोई भी जगह से स्टूडेंट को हम ले सकते हैं। पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होगा, सारे स्टूडेंट का इक्वल चांस नहीं रहता। मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई पर्टिकुलर एरिया के स्टूडेंट को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मैं उसको चूज कर लेती हूँ। इसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब आता है रिसर्च एथिक्स क्या है। हम रिसर्च करने जाते हैं तो कुछ मोरालिटी होना चाहिए। जैसे जो हम लोग का पार्टिसिपेंट्स है उसका जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। ऐसा जैसे कुछ हम लोग को डेटा प्रोवाइड करते हैं पार्टिसिपेंट, तो वो डेटा शुड बी कॉन्फिडेंशियल। वो किसी के पास उसका नाम नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जो पार्टिसिपेंट होना चाहिए वो वॉलंटरी होना चाहिए। मतलब अगर पार्टिसिपेंट चाहेंगे तो कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, वो अपने स्वेच्छा से ज्वाइन करेंगे और उसको जब मन नहीं होगा वो इंटरव्यू या कोई भी मेथड से अपने आप को विड्रॉल कर सकते हैं। मैं किसी को फोर्सफुली रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं करवा सकती हूँ। इसके बाद अब बता देते हैं कि रिसर्च जो किए हैं उसका क्या क्या प्रोसेस है। पहले हम लोग मान लिए कि हम लोग एक स्पेसिफिक टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिए, फिर उसके ऊपर हम लोग बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू पढ़ लिए। लिटरेचर रिव्यू पढ़ने के बाद हम लोग एक हाइपोथेसिस डेवलप किए, जो टेंटेटिव आंसर होता है एनी क्वेश्चन का। हाइपोथेसिस डेवलप करने के बाद हम लोग को रिसर्च डिज़ाइन करना पड़ता है, मतलब कौन से मेथड से हम लोग आगे जाएंगे। रिसर्च डिज़ाइन के बाद हम लोग को डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। डेटा कलेक्ट करने के बाद जो डेटा हम लोग को मिलता है वो कोई स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पे या एक्सेल पे उस डेटा को एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के बाद उस डेटा को इंटरप्रेट किया जाता है। फाइनली जो आउटकम्स आया है उसको रिपोर्ट या थीसिस राइटिंग के तौर पे लिखा जाता है। अब जब थीसिस हम लोग लिखेंगे तो कुछ कुछ पॉइंट के ऊपर हम लोग को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले पेज पे एक टाइटल होना चाहिए, जो टाइटल हम लोग के टॉपिक के साथ एकदम मैच करे, मतलब टॉपिक के साथ उस टाइटल का मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या है कि पूरा रिसर्च का जो हम रिसर्च राइटिंग है, पूरा जो थीसिस हम लिखेंगे उसका समरी फॉर्म है उसका एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, कौन कौन लिटरेचर को पढ़ने के बाद मैं ये रिसर्च को करना शुरू किए, वो सारे लिटरेचर को विथ
कोट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद कौन से मेथड हम अप्लाई किए जिसके थ्रू मैं ये रिसर्च करी, वो कोई भी मेथड हो सकता है। उसके बाद जो मेथड आया उसको एनालिसिस करने के बाद क्या रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट और उसका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद उसका कंक्लूजन बताएंगे और रेफरेंस किस किस साइट से हम कोट किए या किस किस के जर्नल से हम ये रिसर्च के बारे में लिए हैं, कौन से बुक को हम रिसर्च में अप्लाई किए, तो ये सारे रेफरेंस में आएंगे। लास्ट में आएगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं क्वेश्चनियर सर्वे की हूँ तो ये क्वेश्चनियर अपेंडिक्स में रखा जाता है, या मान लीजिए कि कोई टेबल जो मेन थीसिस में ज़रूरी नहीं है पर उस टेबल को हम अपेंडिक्स में डाल सकते हैं। तो ये हो गया पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्या क्या चीज़ होता है, हाइपोथेसिस, वेरिएबल्स, सैम्पलिंग क्या होता है, कौन सी मेथड, कौन से प्रोसीड्यूर से हम लोग को जाना पड़ता है, रिसर्च राइटिंग के टाइम पे हम लोग को कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ये हो गया रिसर्च मेथोडोलॉजी। आशा करते हैं कि मुझे आप लोगों को मेरा ये लेक्चर अच्छा लग रहा है। अगर मेरा ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।